नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दिल्ली दंगों की बहसें जो हैं वो बड़ी होने लगी हैं। इन बहसों के लिए खलनायक चुन लिए गए हैं ताकि आराम कुर्सी पर बैठे प्रवक्ताओं के भाषण में जोश आ सके। धीरे धीरे अब चैनलों से मरने वालों की संख्या भी हटती जा रही है, लेकिन उनके पीछे परिवार वाले अलग अलग चुनौतियों से जूझ रहे होंगे। यूपी के कासगंज के प्रेम सिंह रिक्शा चलाने आए थे। उनके भाई से हमने बात की। ब्रज विहार में किराए के मकान में पत्नी और 3 बेटियों के साथ रहते थे। प्रेम सिंह की उम्र 26-27 साल थी। उनके छोटे भाई चांद सिंह ने बताया फ़ोन पर कि ना तो प्रेम सिंह साक्षर थे, ना ही उनकी घरवाली के नाम पर तो बैंक का खाता भी नहीं है। सरकार मदद के पैसे दे रही है, लेकिन इतना पैसा हम कैसे बाहर रख सकते हैं, तो अब खाता खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रेम सिंह के परिवार का खर्च कैसे चलेगा, क्योंकि वो पैसा तो बहुत कम है। उनकी पत्नी 3 बेटियों को लेकर किस जीवन यात्रा पर निकलेंगी, इसका जवाब उन प्रवक्ताओं के पास नहीं है, उनके भाषणों में भी नहीं है, जो टीवी के डिबेट में आराम कुर्सी पर बैठे हैं। दरअसल आप देखिए तो कितनी जल्दी इस हिंसा की भयावहता और करुणा से बहस ने अपनी दूरी बना ली है। कुछ लोग इन सभी की मदद में लगे जरूर हैं, लेकिन आप भी देखिए कि दंगों को लेकर बहस दंगों से भी ज्यादा क्रूर हो चुकी है। जहां एक मजहब के नाम के अपराधी की बराबरी दूसरे मजहब के नाम के अपराधी खोजकर की जा रही है, उसी तरह घायलों की संख्या 200 से बढ़ते बढ़ते 400 से कुछ अधिक पर आकर रुकी है। लेकिन हर घायल की अपनी अलग कहानी होती है, उसकी अपनी दुश्वारियां हैं। जिनके हाथ कट गए हैं, पांव बेकार हो गए हैं, या शरीर अब पहले की तरह मुश्किल काम नहीं कर सकेगा, उन्हें हम सभी घायलों की संख्या 400 में गिन लेंगे। शमशाद 25 तारीख को अपने घर के बाहर खड़ा था। सुभाष विहार की गली नंबर 3 में पेट में गोली जा लगी। 27 फरवरी को शमशाद को LNJP अस्पताल से छुट्टी तो मिल गई है, मगर 3 महीने तक शमशाद को बिस्तर पर रहना होगा। गोली लगी है तो दर्द है, उठने बैठने में दिक्कतें हैं। शमशाद बिजली की दुकान पर काम कर महीने का कोई 10-12 हज़ार रुपया कमा लेता था, लेकिन अब उसकी कमाई कई महीनों के लिए बंद हो गई। दिल्ली सरकार ने तुरंत इलाज के लिए 20,000 रुपए दिए हैं, लेकिन इलाज का बाकी खर्चा शमशाद ही उठा रहा है। पिता प्राइवेट नौकरी करते हैं, इसके 2 बच्चे, एक पत्नी है। जब मीडिया शमशाद को घायलों में गिनकर आगे बढ़ जाएगा, तब शमशाद ठीक होने के लिए एक एक दिन के लिए संघर्ष करता रहेगा। शमशाद के साथ 2 और लोगों को गोली लगी थी जो नहीं बच सके। जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं होगा, शमशाद और उसके परिवार को सदमे से भी गुजरते रहना पड़ेगा। जिनकी मौत हुई है या जो घायल हुए हैं, वे कानूनी प्रक्रियाओं से भी अनजान हैं और उन्हें गुजरना पड़ेगा। मेहनत मजूरी कर कमाने वाले लोग हैं, सामान्य परिवार के हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। यही वजह रही होगी कि दानिश GTB अस्पताल से छूटकर जब बाहर आया तो उसे सरकारी मदद का 20,000 रुपया नहीं मिला। दिल्ली सरकार घायलों को तुरंत 20,000 रुपए दे रही है। शमशाद को भी मिला है, लेकिन दानिश को नहीं मिल सका। दानिश को 28 फरवरी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मौजपुर के दानिश को 25 फरवरी के दिन बाएं घुटने में गोली लगी थी। चल नहीं पा रहा था, लेकिन अपने घर मुरादाबाद आ गया है। फोन भी नहीं था तो किसी दोस्त के फोन से तस्वीर खींचकर मंगाई है। वहां दर्द बढ़ा मुरादाबाद में तो वहां के डॉक्टर को दिखाया। नए डॉक्टर ने नई दवा लिखी है। अब उसे हर दिन 600-700 रुपए की दवा खरीदनी होगी, वो भी अपने खर्च से। फिलहाल तो परिवार के लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन उधार लेकर। दानिश को पूरी तरह ठीक होने में 3 महीने लगेंगे। दानिश नाई का काम करता था और महीने का 10 से 12 हज़ार रुपया कमाता था। इसकी शादी नहीं हुई है, कच्चा मकान है, आप देख रहे हैं। नाई की दुकान पर काम करता है, इसलिए खड़े होने की बहुत जरूरत है। जाफराबाद का आसिफ भी घायलों में से एक है। आसिफ को दिल्ली सरकार से 20,000 रुपए मिले हैं। आसिफ के भाई तालिब ने बताया कि दिल्ली सरकार के कर्मचारी ने उन्हें पहले घर पर खोजा, फिर अस्पताल में खोजा और नहीं मिलने पर फोन किया कि पैसा आकर ले जाएं। चूंकि आसिफ बिस्तर पर था, उठ नहीं सकता था, इसलिए उसके भाई को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए अस्पताल से 1 किलोमीटर दूर नंदनगरी कोर्ट जाना पड़ा, जहां कई जगह पर साइन करना पड़ा और तस्वीर खिंचानी पड़ी। यह जानकारी बताती है कि घायलों की लड़ाई कितने स्तर पर चल रही है। 26 साल के आसिफ जाफराबाद से वेलकम आए थे खाना खाने, और जब खाकर फैक्ट्री की तरफ जा रहे थे तो गोली लग गई। पेट में गोली लगी है। 3 दिन अस्पताल में रहने के बाद आसिफ को छुट्टी मिल गई है। आसिफ जींस की फैक्ट्री में काम करते थे, महीने में 18 से 20,000 रुपया कमा लेते थे। अब उन्हें 3 महीने लग जाएंगे ठीक होने में, यानी आसिफ को बेकार रहना होगा। दिल्ली सरकार ने 20,000 रुपए तो दिए हैं, लेकिन आसिफ को 60,000 रुपए का अभी तक का 3 महीने का नुकसान है।
आसिफ ने बताया कि दवा अस्पताल से मिल गई है, 5 दिनों के बाद बुलाया गया है। अभी वो यूपी के संभल आ गया जहां उसका घर है। अगर आप देखना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार ने राहत और पुनर्वास की नीति कैसी बनाई है, क्या वो पर्याप्त है, आप उसकी वेबसाइट पर जाएं और टाइप करें delhi.gov.in/relief RELIEF। यहां लिखा है कि दंगों में घायल हुए लोगों को क्या क्या मदद दी जाएगी पैसे के मामले में। इस वेबसाइट पर अधिकारियों के नाम दिए गए हैं और उनके फोन नंबर भी हैं। इसमें लिखा हुआ है कि स्थायी रूप से विकलांग होने वालों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो कम गंभीर घायल है उसे 20,000 रुपए दिए जाएंगे। कम गंभीर और ज्यादा गंभीर में अंतर स्पष्ट वेबसाइट पर नहीं किया गया है। अनाथ होने वालों को 3 लाख रुपए और जिनका ई रिक्शा जला है उन्हें 50,000 और सामान्य रिक्शा वाले को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन जो रिक्शा किराए पर चला रहा था और वो रिक्शा जल गया है तो उसका तो रोजगार भी गया और उसकी जान भी गई, उसे क्या मिलेगा। तो इन नीतियों को समझना चाहिए, हम बहस करेंगे तभी ये नीतियां बेहतर भी होंगी। आसिफ और शमशाद को गंभीर घायलों की श्रेणी में नहीं रखा गया है क्योंकि उन्हें 20-20 हजार ही मिले हैं। अब ये स्पष्ट नहीं है कि क्या उन्हें और 2 लाख मिलने वाले हैं। तो आसिफ और शमशाद को गोली लगी है और उन्हें ठीक होने में 2 से 3 महीने लगेंगे। तो क्या जिन्हें गोली लगी है उन्हें कम गंभीर में गिना जा सकता है? काम पर वापस जाने में और वक्त लगेगा। क्या इन्हें 3 लाख रुपए नहीं मिलने चाहिए थे या मिल रहे हैं? रविश रंजन शुक्ल की यह रिपोर्ट देखिए अब, जो बता रही है कि घायलों की लड़ाई कैसे अभी शुरू होने जा रही है। दिल्ली के दंगों के 10 दिन बीतने के बावजूद मोर्चरी में लाश लेने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। मंगलवार रात बेकरी का काम करने वाले जमालुद्दीन की इलाज के दौरान मौत हो गई। बड़े भाई निजामुद्दीन का इलाज अब भी जीटीबी हॉस्पिटल में चल रहा है। हम जब अस्पताल के अंदर पहुंचे तो निजामुद्दीन के पूरे शरीर पर पट्टी बंधी दिखी। मजदूरी करने वाले निजामुद्दीन का अब सब कुछ खत्म हो चुका है। भाई खत्म हो गया। अब देखिए हम पड़े हैं, देखो क्या होता भाई। 3 बच्चे हैं जो उनके खत्म हो गए, उनके 4 लड़के हैं। तो सब उनकी भी जिम्मेदारी बाप के ऊपर है। अब सब जिम्मेदारी तो है, जब यहाँ रहोगे तो सब जिम्मेदारी तो लेना ही पड़ेगी, हमें बड़े रहेंगे। इसी वार्ड में मोहम्मद अशफाक भी भर्ती हैं। जीन्स की सिलाई करके हर महीने 30 से 40 हजार कमाते थे, लेकिन जिस हाथ में सिलाई का हुनर था उसे ही दंगे में गंवा बैठे हैं। सरकार की तरफ से 20,000 रुपये मिले। हम जीटीबी अस्पताल के न्यूरो वार्ड पहुंचे। यहाँ एक बेड पर पुताई करने का काम करने वाले लोकमन भर्ती हैं तो दूसरे बेड पर शाकिब। लोकमन की पिटाई के चलते रीढ़ की हड्डी टूट गई है। अब पत्नी कोठियों में काम करके घर चला रही हैं और बेटा पिता की देखभाल के लिए अस्पताल में है। 1100 रुपये वो बोला था गले का, फिर यहाँ से तो दिया नहीं, फिर बाहर से लेकर आए थे। तो इनके परिवार का खर्चा कैसे चल रहा है? मम्मी काम करती है, कोठियों में काम करते हैं भाई साहब। कोठियों में काम करते हैं, झाड़ू बर्तन। अस्पताल के बाहर कुछ संस्थाओं ने हेल्प डेस्क लगा रखे हैं। इस डेस्क पर मदद की आस में पहुंचे ये इलियास हैं। मजदूरी करने वाले इलियास को ना तो सही इलाज मिल पा रहा है और ना ही आर्थिक मदद। रिश्तेदार न होते तो परिवार दाने दाने को मोहताज हो जाता। हाँ देखा था उन्होंने, शुक्रवार के लिए लिख दिया। कल मुझे मंगलवार में बुलाया था, कल मैं आ नहीं पाया, तकलीफ थी मेरे, तो मैं आज आया था। तो उन्होंने देखकर कहा कि कल दिखाना, थोड़ा भीड़ ज़्यादा है आज। कल फिर आएंगे? नहीं कल नहीं, शुक्रवार को आना है मुझे। शुक्रवार जी। कहाँ से आप आते हैं? मैं यमुना विहार से आता हूँ। क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। तो अभी आपका हाथ टूट गया है, आपके सर पर काफ़ी चोट आई है, आपका खर्चा कैसे चल रहा है? अब तो बस ऊपर वाले के ही वो है, बस जैसे भी है रिश्तेदार वगैरह हैं उनसे ही हेल्प चल रही है थोड़ी बहुत। तो ये इलियास हैं, ऐसे तमाम सारे जो दंगा पीड़ित हैं उनके लिए हालांकि आप देखिए हेल्प डेस्क भी लगाया गया है ताकि उनको जो मुआवजे की रकम है उसको मिलने के लिए धक्के न खाने पड़ें। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो जो अपनी दवाई का ख़र्चा नहीं उठा सकते हैं वो बार बार जो है वो हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं और सरकारी जो सुविधाओं का लाभ है वो बहुत ही कम अब तक इन्हें मिल पा रहा है। सरकारी कागजों में दंगा पीड़ित अब आंकड़ों में तब्दील हो रहे हैं। अस्पतालों से मीडिया का जमावड़ा हट चुका है। सरकारी महकमा जिंदगी को पटरी पर लौटते दिखाना चाहता है, लेकिन इस दंगे के वजह से जिन्हें मानसिक और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है उसकी भरपाई
शायद ही कभी हो पाए। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली दंगों में 327 दुकानें जली हैं। दिल्ली सरकार ने जो मुआवजा नीति की घोषणा की है उसमें यही लिखा है सबसे नीचे कि वैसे कमर्शियल यूनिट को अधिकतम 5 लाख रुपए दिए जाएंगे जिन्होंने बीमा नहीं कराया है। क्या इससे बिजनेस में हुए घाटे की भरपाई हो पाएगी? हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में घरों में बिजनेस यूनिट चल रहे थे। कानूनी शब्दावली में इन्हें कई तरह की मुसीबतें आ सकती हैं। असंगठित क्षेत्र की इन इकाइयों को दूसरे नजरिए से भी देखने की जरूरत है। दंगाइयों ने जलाते वक्त ना हिंदू की दुकान देखी ना मुसलमान की, लेकिन अब कानून उन्हें अपने किताब के हिसाब से देखने लगेगा तो इनकी मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। इसलिए एक और बात समझ में आई कि जब दंगों में दुकानें जलती हैं, फैक्ट्रियां जला दी जाती हैं, तब उसका अलग से मुआयना करने के लिए उद्योग मंत्री, उद्योग सचिव, वित्त मंत्री टाइप के लोग घूमते हुए नजर क्यों नहीं आते हैं। एक मुसीबत यह भी है कि वे दुकानदार जो हैं या फैक्ट्री वाले हैं अपना सारा नुकसान नहीं बता पाएंगे, लेकिन वो नुकसान हुआ तो है। दूसरी मुसीबत ये है, ये नोटबंदी वाला कहीं असर ना कर जाए दिल्ली के हिस्से में। दूसरी मुसीबत यह है कि सरकार का मुआवजा तो बहुत सामान्य है, 5 लाख से भी कम है। एक मुसीबत यह भी यह है कि दुकानें खड़ी करें लोग या कानून की प्रक्रिया पूरी करने में लग जाएं, जो शायद कई दिनों के बाद वो थोड़ा सा पैसा मिलेगा। हमने भजनपुरा पेट्रोल पंप के साथ इस कोचिंग सेंटर को भी जला दिया गया है। इनके विनोद जोशी से हमने बात की। उन्होंने इस कोचिंग सेंटर में युवाओं को स्वरोजगार का हुनर सिखाते थे। इसका ट्रेनिंग सेंटर बनाया था। 50 से 60 नौजवान यहाँ ट्रेनिंग ले रहे थे और 10-12 ट्रेनर को भी रोजगार मिला हुआ था। मगर आग की घटना में कंप्यूटर जल गए, वाईफाई से लेकर सीसीटीवी की तारें जल गईं, नुकसान हो गया। दीवारों का रंग रोगन फिर से करना होगा। इन सब का खर्चा विनोद जोशी अपनी जेब से उठाएंगे या फिर किसी से उधार लेकर उठाएंगे। दिल्ली सरकार की मुआवजा नीति के दायरे में यह कोचिंग सेंटर नहीं आया तो फिर विनोद जोशी जिंदगी भर उस चीज़ का खर्च या कर्ज चुकाते रहेंगे जिसके लिए वे कहीं से भी जिम्मेदार नहीं थे। विनोद की 25 साल की मेहनत दांव पर लग गई है, उन्हें वापस जीरो से शुरू करना होगा। विनोद जोशी ने बताया कि सड़कें अभी भी पहले की तरह व्यस्त नहीं हुई हैं। दुकानदारों और खरीदारों को सामान्य होने में वक्त लगेगा। इसके लिए स्थानीय व्यापार संघ पुलिस के साथ मिलकर शांति मार्च निकालने जा रहा है। इसमें भजनपुरा के रेजिडेंट वेलफेयर संघ के सदस्य भी होंगे। ये सभी लोगों को एक गुलाब का फूल भी भेंट करेंगे ताकि उन्हें लगे कि हालात सामान्य हो गए हैं और इस शांति मार्च में हिंदू मुसलमान फिर से सामान्य होने की कोशिश कर रहे हैं। हाथ में हाथ, बाहें में बाहें डालकर चल रहे हैं और व्यापार को पटरी पर लाया जा सकता है। दुकानदारों के संकट को भी अलग से समझने की जरूरत है। वो एक रोजगार चला गया किसी का पूरा और उसके साथ कई लोगों के रोजगार चले गए। हमें नहीं मालूम कि उन 327 दुकानों के साथ कितने 100 कितने हज़ार लोगों की नौकरियां चली गई। दानिश की दवा की दुकान क्राउन मेडिकल्स गोकुलपुरी झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी के मेन रोड पर है। 24 फरवरी को 1:30 बजे रात मतलब 12 बजे के बाद आग लगा दी गई। पहले ताला तोड़कर लूटने की कोशिश की गई, लेकिन जब नहीं टूटा तो आग का गोला फेंक दिया गया। 1987 से यह दुकान थी। दानिश के अनुसार 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। बीमा नहीं कराया था। यहाँ घर के 3 लोगों को मिलाकर 6 लोगों को काम मिल रहा था। दानिश को कोई मुआवजा नहीं मिला है। फॉर्म भरने के लिए कहा गया है जिस पर 2 पड़ोसियों के साइन लेने हैं। थाने में जमा करा दिया है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जाहिर है इसमें वक्त लगेगा। तो इस तरह से दिल्ली दंगों को देखने की जरूरत है। इतनी जल्दी जमीन से नजरें हटाकर 2-3 चेहरे बनाकर उनके पीछे सारी बहस करने का टेलीविजन का ये सस्ता कम खर्चे का माध्यम समाज को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। भारत में कोरोना वायरस के मामले की संख्या 28 हो गई है। इस वक्त जब मैं पढ़ रहा हूं तो एक खबर फ्लैश कर रही है कि पेटीएम कंपनी ने बताया है कि उसका एक कर्मचारी इस वायरस का शिकार हुआ है। जांच में पॉजिटिव पाया गया है, जो इटली से आया है। उसके साथ जो उसकी पूरी टीम है जो उसके संपर्क में थी, उन सबको निगरानी में रखा गया है। तो लोग तुरंत एक्शन ले रहे हैं, अपना उसमें ले रहे हैं। तो 24 घंटे में ये मिला के 23 मामले सामने आ गए हैं इस बार। ध्यान रखें कि फरवरी के पहले हफ्ते में जब केरल में 3 मामले आए थे तो केरल ने बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को नियंत्रित किया और वो फैल नहीं पाया। लेकिन दिल्ली में पिछले 24 घंटे के भीतर अब 23 मामले हो गए हैं, दिल्ली, जयपुर, आगरा मिलाकर। इन 29 में से 16 इटली के हैं।
इटली से जो सैलानी भारत आए थे उनमें से 15 के मामले में पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना वायरस 60 देशों में फैल चुका है। भारत सरकार ने फैसला किया है कि अंतर्राष्ट्रीय विमानों से आने वाले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी, चाहे वो किसी भी देश से आ रहे हों। अभी तक 21 एयरपोर्ट पर करीब 2 महीने में 6 लाख के आसपास, 5,90,000 के आसपास लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, हो रही है। ईरान में कोरोना वायरस के कारण बहुत से भारतीय पर्यटक और छात्र फंसे हुए हैं। वो हमसे मदद के लिए लगातार लिख रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि भारत ईरान में भी कोरोना वायरस जिसे कोविड-19 कहते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट सेंटर स्थापित करने जा रहा है। इसके लिए 4 वैज्ञानिक ईरान के लिए रवाना किए गए हैं। हिमांशु शेखर मिश्र ने एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया से बात की है। ये बातचीत आप ध्यान से सुनिए। उनका कहना है कि इस वायरस से लड़ने का टीका बनाने में भारत को 6 से 9 महीने लग सकते हैं, लेकिन भारत में क्षमता है। एक हिस्सा हुआ। दूसरे हिस्से में रणदीप गुलेरिया यह भी बता रहे हैं कि बीमारी के लक्षण क्या हैं और बचाव के तरीके क्या हैं। यह हम प्राइम टाइम में तीसरी बार बता रहे हैं, क्योंकि बार बार बताए जाने की ज़रूरत है। इसलिए आप इसे ध्यान से सुनें, नोट करें और अफवाहबाजी में ना पड़ें। कोरोना वायरस को लेकर भारत कितना तैयार है, सरकारों को, राज्य सरकारों को विशेष तौर पर आगे क्या करना चाहिए, इस बात करने के लिए मेरे साथ हैं एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया। पहला सवाल यही है कि जो नए मामले सामने आए हैं उसके बाद ये सवाल उठता है कि हम कितना तैयार हैं, भारत क्या तैयार है इससे लड़ने के लिए? तो हम तैयार तो हैं, क्योंकि कोरोना वायरस भारत में आएगा ये हमें जनवरी से पता था और पहले स्क्रीनिंग शुरू की थी सरकार ने एयरपोर्ट्स पे, और जो भी वुहान से लोग आए थे और हमारे इंडियंस भी आए थे उनको क्वारंटाइन करके उनकी स्क्रीनिंग हुई थी। इंडिया में वो आउटब्रेक नहीं हुआ, लेकिन दुनिया के कई देशों में केसेस हुए और वो वहाँ से फिर वो केसेस इंडिया पहुँचे हैं, जिससे अब छोटे छोटे क्लस्टर्स इंडिया में भी होने लगे हैं। तो इसकी तैयारी तो है इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ लैब्स जो टेस्ट कर सकती हैं। इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स भी रेडी हैं अगर ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस आएँ, ट्रायज करने के लिए, क्वारंटाइन करने के लिए। और एक स्ट्रैटेजी सरकार ने बनाई है कि क्या किया जाएगा। चैलेंज यही रहता है कि भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, डिस्पैरिटी है, कई स्टेट्स बहुत क्राउडेड हैं, हेल्थ रिसोर्सेज कम हैं, तो उनको कैसे मीट किया जाए डिपेंडिंग कि कहाँ पे आउटब्रेक होता है और कहाँ पे क्लस्टर्स आते हैं। वो चैलेंज रहेगा। वो जैसे जैसे चैलेंजेस आएंगे स्टेट्स को, सेंटर को अपने आप को एक्टिवेट करना पड़ेगा उन चैलेंजेस को मीट करने के लिए। जी, दिल्ली सरकार ने कुछ हॉस्पिटल्स आइडेंटिफाई किए हैं दिल्ली में, जिनको आदेश दिया गया है कि वो तैयार रहे इसके लिए। आपको लगता है कि यही पहल राज्य के स्तर पर भी होना ज़रूरी है? अभी ये ज़रूरी है कि हम अभी से ये समझ लें कि केसेस आएंगे, और एक सिचुएशन हम ऑलरेडी 8-10 साल पहले झेल चुके हैं, जो स्वाइन फ्लू आया था। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक स्टेट्स को अपनी तरफ से अपने फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करने के लिए या हॉस्पिटल से एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। जहां अगर पेशेंट्स आए उनको कहाँ स्क्रीनिंग करेंगे, ट्रायल्स करेंगे जिससे और लोगों को ना हो, कहाँ पे अगर उनको क्वारंटाइन रखेंगे, और जो ज़्यादा बीमार हैं उनको कहाँ एडमिट करेंगे। ये समझना ज़रूरी है कि 80% से ज़्यादा जो लोग जिनको कोरोना वायरस होता है, माइल्ड से मॉडरेट इलनेस होता है, जिसके लिए एडमिशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और होम क्वारंटाइन की ज़रूरत पड़ती है। कुछ ही पेशेंट्स हैं जो ज़्यादा बीमार होते हैं, जिनके निमोनिया हो जाता है, वायरल निमोनिया हो जाता है, जिनको आईसीयू में या हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो उनको एडमिट करने की ज़रूरत है और सबको रीअश्योर करने की ज़रूरत है, क्वारंटाइन करने की ज़रूरत है, जिससे उनसे और आगे इन्फेक्शन ना फैले। गुड कॉफ एटिकेट्स, खांसते समय ध्यान रखना है, रेगुलर हैंड वॉशिंग, और हम अगर किसी को फीवर है, ज़ुकाम, नज़ला, खांसी है, तो वो क्राउडेड प्लेस में ना जाएं, खुद एक इन्फेक्शन का सोर्स ना बने, ये करना ज़्यादा ज़रूरी है। एक आम परिवार के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? इस खतरे से लड़ने के लिए एक आम लोगों को अपने स्तर पर भी पहल करना होगा, हर परिवार को सतर्क रहना होगा। फैमिलीज़ को अपने घर पर क्या करना चाहिए आपको लगता है सेफ्टी के लिए? मेरी तरफ से फैमिलीज़ को एक इस टाइम में जब अनसर्टेनिटी है, ध्यान रखना चाहिए कि वो जहाँ जहाँ जितना अवॉइड कर सकें क्राउडेड प्लेसेस में ना जाएं, रेगुलरली हैंड वॉश करें, और कई लोगों को आदत होती है कि वो रेगुलरली अपना मुंह नाक टच करते रहते हैं, उसको अवॉइड करें। किसी को ज़ुकाम, नज़ला, बुखार है, वो टेंशन ना करें, बिकॉज आजकल इस मौसम में
जुकाम नज़ला बुखार तो आम है, क्योंकि इस जब मौसम बदल रहा होता है कॉमन कोल्ड के जो लक्षण है वो कई लोगों में होते हैं। तो उसमें पैनिक ना करें कि ये कोरोना वायरस है, और अपनी जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो आप घर के जो इलाज हैं वो करें। बुखार है तो पैरासीटामोल ले लें, उस टाइप की दवाई लें। अगर तकलीफ़ ज़्यादा हो या आपको लगता है कि और आपके पास आप किसी ऐसे पेशेंट के किसी के क्लोज कांटेक्ट में आए हैं जिसको कोरोना वायरस है, तो आप अपने टेस्ट के लिए हेल्थ अथॉरिटीज़ के पास ज़रूर जाएं। जी, एक आखिरी सवाल, कुछ सांसदों ने ये कहा है संसद में कि एक वैक्सीन तैयार करने के बारे में जो मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं भारत में उनको सक्रियता से पहल करना होगा। आपको लगता है कि ये एक ऑप्शन है जिस पर अब आगे काम होना चाहिए इस तरह के? तो ट्रीटमेंट अभी कोई डेफिनेट है नहीं। कई एंटीवायरल ड्रग्स जो हैं वो ट्राई किए जा रहे हैं, कुछ जो HIV के वायरस के लिए भी यूज़ हुए हैं, लेकिन उसमें हमें ज़्यादा डेटा चाहिए। सिमिलरली वैक्सीन जो है वो डेवलप करने की ज़रूरत है। जब भी एक नया वायरस आता है तो नए सिरे से वैक्सीन बनानी पड़ती है। उस पर काम चला हुआ है। ये मैं मानता हूँ कि इंडियन कंपनीज़ को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। भारत कई वैक्सीन्स बनाता है, कई जो वैक्सीन्स ग्लोबली सप्लाई होती हैं इंडिया से ही आती हैं। तो इंडिया में कैपेसिटी है वैक्सीन बनाने के लिए, उसमें रिसर्च की ज़रूरत है जिससे ये वाली वैक्सीन बने। पर वैक्सीन बनने में भी कम से कम 6 या 9 महीने या साल भी लग सकता है, क्योंकि उसकी पूरी टेस्टिंग होगी, उसकी सेफ्टी के टेस्ट होने चाहिए और उसकी एफिकेसी के टेस्ट होने चाहिए। तो वैक्सीन अभी कुछ हफ्तों या महीनों में आने वाला नहीं है। लेकिन कोरोना वायरस जैसे जो आउटब्रेक्स हैं उनसे लड़ने के लिए एक वैक्सीन आपको लगता है भविष्य में लड़ने के लिए तैयार अभी करना होगा? बिल्कुल, लॉन्ग रन के लिए हमें वैक्सीनेशन करना होगा एज प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी। और जैसे जब स्वाइन फ्लू आया था तो वैक्सीन नहीं थी, अब स्वाइन फ्लू की वैक्सीन अवेलेबल है और नॉर्मल फ्लू जो वैक्सीन है उसमें स्वाइन फ्लू कवर होता है। इसी तरह से कोरोना वायरस के लिए भी वैक्सीन डेवलप होगी और मेरा मानना है कि कुछ महीनों में आएगी और फिर वी विल बी एबल टू यूज़ इट। NDTV से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली से प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। जब भी फुटबॉल का विश्व कप होता है भारतीय चैनलों में एक चेहरा हमेशा दिखाई देता रहा है, नोवी कपाडिया का। 9 विश्व कप कवर कर चुके हैं। 1980 से फुटबॉल विश्व कप कवर करते रहे हैं। टेलीग्राफ, स्पोर्ट्स वर्ल्ड, स्पोर्ट्स स्टार, एशियन एज, पायनियर, द हिंदू, फर्स्ट पोस्ट, याहू न्यूज़, लाइव मिंट के जरिए जहां वो कॉलम लिखते रहे हैं, करोड़ों दर्शकों तक पहुंचे हैं, पाठकों तक पहुंचे हैं। CNN, ESPN, DD न्यूज़, NDTV के दर्शकों को भी नोवी कपाडिया ने फुटबॉल की जानकारी दी है। 6 किताबें फुटबॉल पर लिख चुके हैं। हम जिनका कॉलम पढ़ते हैं, जिन्हें स्क्रीन पर देखते हैं, पता नहीं होता कि उसके पीछे उनकी ज़िंदगी किस मुश्किल दौर में गुजर रही होती है। नोवी दिल्ली विश्वविद्यालय के मेन खालसा कॉलेज में 41 साल पढ़ा चुके हैं। 31 महीने से रिटायर हैं, लेकिन पेंशन नहीं मिली है। पेंशन की समस्या DU के कई प्रोफेसरों ने की है जो रिटायर हो गए और मुश्किल से अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं। लेकिन नोवी का मामला उनकी बीमारी के कारण तुरंत ध्यानाकर्षण, अर्जेंट अटेंशन की मांग कर रहा है। उन्हें मोटर न्यूरॉन नाम की बीमारी है, वे चल फिर नहीं सकते हैं और इस बीमारी के कारण इलाज पर हर महीने 60 से 70 हज़ार रुपया खर्च होता है। क्या दिल्ली विश्वविद्यालय, शिक्षा मंत्री, UGC नोवी कपाडिया की तुरंत मदद नहीं कर सकते हैं? Joined by football commentator Novi Kapadia. पूरी उम्मीद नहीं थी कि ब्लैटर को दूसरा राउंड तक जाना पड़ेगा। ये पहली दफा हुआ। What 15 crores has been spent on them. I think no team sort of would manage to unlock all defenses and then series of passes. फुटबॉल विशेषज्ञ और 41 साल तक दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी पढ़ा चुके नोवी कपाडिया अब चल फिर नहीं पाते हैं। उनको मोटर न्यूरॉन की बीमारी है, जिसकी वजह से पैरों में खून का प्रवाह तकरीबन बंद है। घर में बिस्तर पर ही इलाज चल रहा है। मेरा जो राइट पैर है उस पे मैं जोर नहीं डाल सकता, उठ नहीं सकता। 2-3 दफ़ा गिर चुका हूँ तो पीठ में भी लगा है, तो मुझे सहारा चाहिए उठने में, चलने में। मैं सीधा चल नहीं सकता, वॉकर के साथ चल रहा हूँ, वो सामने वॉकर है। लेकिन इस बीमारी से भी बड़ा कष्ट उनको दिल्ली विश्वविद्यालय से मिल रहा है, जिसके लिए उन्होंने जिंदगी के कीमती 41 साल दिए। रिटायर होने के 31 महीने के बाद भी उनको पेंशन मिलने का इंतजार है। नोवी उन कई टीचरों में से एक हैं जिनको कानूनी पेंच की वजह से पेंशन नहीं मिल पा रही है।
पूरी ज़िंदगी दी है विश्वविद्यालय को। मैं 41 ईयर्स 41 साल वहाँ पढ़ा है और हर एक विश्वविद्यालय के हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व था। मैं डेप्यूटी प्रॉक्टर था, ओपन डे स्कीम में, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी और मॉडरेशन इंग्लिश डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम के बोर्ड में रिटायरमेंट के बाद भी मैंने किए, पेपर करेक्ट किए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स बोर्ड का सदस्य था। तो जो भी उनका काम था मैं इन्वॉल्व था और हमें पूरा दिल से हम जुड़ते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से। हमारी पूरी ज़िंदगी बनी है। मेरी पूरी परिवार, मेरे से पहले मेरे ताऊ जी, मेरे पिताजी के बड़े भाई, उन्होंने 40 साल से ऊपर सेंट स्टीवेंस में पढ़ा है। एक साल ऐसे था वो पढ़ा रहे थे सेंट स्टीवेंस में इतिहास। मैंने खालसा कॉलेज में ज्वाइन किया था 76-77 में, अंग्रेज़ी पढ़ा रहा था और मेरी सगी बहन हुमाए फिर आईएफएस में गई, वो मरैंडा हाउस में हिस्ट्री पढ़ाती थी। तो ये बहुत कम होंगे, एक परिवार से 3 सदस्य हमने दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन पढ़ाया है और हमें बहुत कोई आलोचना नहीं है दिल्ली विश्वविद्यालय से। बस इस समय तकलीफ़ में बहुत है और अलग अलग चीज़ें चाहिए कि पैसे आए तो हम अपने स्वास्थ्य पे खर्च कर सकें। अभी थोड़ा डर लगता है। अब सीसीटीवी कैमरा लगाना था, वो बड़ी मुश्किल से पैसे गिन के, तो मतलब पैसे अपने आ जाए तो फिर हमें डर ना लगे, मैं अपने हेल्पर्स से ज़्यादा मदद ले सकूं। टेस्ट बोला है मेरे अपोलो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट है, वो 24,000 का टेस्ट है। अब वो हम अभी तक हिचक रहे वो कराने के लिए कि वो पैसे कहाँ से लाएंगे, पूरा बजट अपसेट हो जाता है। तो यही मतलब निवेदन है कि समाओ एक पर्सनल अपील से कि हमारे केस में पेंशन शुरुआत हो। हाई कोर्ट में का रूलिंग तो आया था हमारे फेवर में, अब वो सुप्रीम कोर्ट में केस किया। ये यूनिवर्सिटी और टीचर्सों के बीच में था। संकट की इस घड़ी में नोवी को सहारा मिल रहा है उन छात्रों से जिनको उन्होंने कभी पढ़ाया था। ये छात्र बताते हैं कि नोवी कितने शानदार शिक्षक रहे हैं। उनकी सेहत को लेकर पुराने छात्र बहुत ही फिक्रमंद हैं। सो वी यूज्ड टू वेट कि सर कब आएंगे और हमसे बातें कब करेंगे। सो उनका जो इंटरेस्ट था, पढ़ाने का तरीका था, ही वाज ऑलवेज अ फ्रेंड। कभी भी आप जाके अप्रोच कर सकते थे, कभी कोई प्रॉब्लम होती थी, कुछ भी होता था, हमेशा ही वाज देयर टू हेल्प अस ऑलवेज। और वो एक वजह है कि जब सर का हमने पढ़ा, मतलब फेसबुक पे इनका कोई अपडेट था, तो इट वाज क्वाइट अ शॉक, क्योंकि सर को ओवर द इयर्स हम टीवी चैनल्स पे देख रहे थे, स्पोर्ट्स चैनल्स पे देख रहे थे, अपने बच्चों को दिखाते थे कि ये हमारे सर रहे हैं। सो इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस जब हम सर को देखते थे, बट वो पढ़ना वाज क्वाइट अ शॉक। जब भी मुझे कोई हेल्प चाहिए होती थी तो सर ने मेरी बहुत मुझे गाइड किया, हेल्प की, और हर करियर के स्टेज पे मैं उनको एज अ फादर फिगर ही समझा। वे ही यूज्ड टू टीच, ही वाज वेरी पैशनेट एंड यूज्ड टू शेक्सपियर भी पढ़ाते थे तो मेरे लाइक उस ज़माने में ले जाते थे, एंड ही यूज्ड टू ब्रिंग द टेक्स्ट अलाइव इनटू द क्लासरूम एंड वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इवन आउटसाइड द क्लासरूम वी वर लाइक शी सेड वी वर फ्रेंड्स, तो काफ़ी अच्छा लगता था। Yeah. I just remember his classes from Shadow Lines and he was teaching Amitav Ghosh. He would teach it with so much passion कि हमें लगता था कि ये होता है पढ़ाना, और उन्होंने मेरे को इतना इंस्पायर करा कि I became a journalist and he helped me a lot in that journey. Now that I'm teaching text जो वो मेरे को पढ़ाया करते थे। दरवाजे पर टंगे ये आईडी कार्ड बताते हैं कि नोवी और फुटबॉल का नाता कितना गहरा रहा है। विश्वविद्यालय में पढ़ाने के बाद बचा समय उन्होंने फुटबॉल को दिया। कहाँ कवर करने के लिए वो गए हैं और किसी संस्था के लिए गए हैं, आप ये देख सकते हैं। ये टेलीग्राफ के लिए है, ये स्पोर्ट्स वर्ल्ड के लिए है, और इसके साथ साथ आप तो कई सारे ऐसे मीडिया चैनल है जिसके लिए जो है वो कवर करने के लिए, ऑल इंडिया रेडियो, डीडी न्यूज, तो ये सब आप देखिए कितना आई कार्ड उनका है। थोड़ा अगर मैं पवन जी को कहूँगा वो क्लोजअप अगर ले, तो ये सब आई कार्ड जो है वो यहाँ पर उनके दरवाजे पर यहाँ पर टांगा हुआ है। नोवी ने जितना नाम शिक्षक की तरह कमाया,
उससे कहीं ज़्यादा नाम फुटबॉल के एक्सपर्ट के तौर पर कमाया। अखबारों में, पत्रिकाओं में उनके लेख छाए रहते थे। टीवी पर फुटबॉल की कोई चर्चा उनके बिना पूरी नहीं मानी जाती थी। लेकिन अब सब बदल चुका है। नोवी घर में पड़े हैं, पैसे की भी उनको सख्त जरूरत है। रिटायर हुआ अप्रैल 2017, तो 2 साल 10 महीने हो गए। तो कुछ 2 साल 6 महीने 7 महीने तक तो मैं कर रहा था अपनी कमेंट्री, टीवी शोज़, रेडियो लिखना, तो काम चल रहा था। अब वो सब रुक गया है, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं और मेडिकल हेल्पर है, फिजियोथेरेपिस्ट डेली आता है, एक्सरसाइज सबसे ज़रूरी है मुझे ठीक होना, तो वो 6 दिन आता है हफ्ते में, वो है, वो भी पैसे लेगा, उसकी कमाई है ये। तो मेरे खर्चे 60-70 हज़ार रुपये हो गए महीने के। आमदनी बहुत ही कम रह गई है। क्योंकि ये कहानी आपका नहीं है। मुझे याद है कि असम से कई ऐसे केंद्रीय विद्यालय के टीचर आए थे, उनके साथ भी यही कहानी है। वो लोग भी पेंशन ऑप्ट किए थे, लेकिन उन लोग को पेंशन नहीं मिल रहा है। तो ये एक समस्या है। यूनिवर्सिटी को ये सोचना चाहिए, जिस यूनिवर्सिटी के लिए इनके परिवार के 3 सदस्यों ने काम किया है और ये खुद जो है 41 साल काम किए हैं, अगर आप उनको पेंशन नहीं देंगे तो ऐसे स्थिति में वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? ये बड़ी समस्या है। कैमरा पर्सन पवन के साथ में सुशील महापात्रा, NDTV इंडिया।